बीए पार्ट सेकंड का एकांकी वाला हिस्सा हम पढ़ रहे थे। इसमें नया पुराना एकांकी हम पढ़ रहे हैं। अब से पहले इसके 4 हिस्से हमने पढ़ लिए हैं। इसमें पात्र हैं, नाटक की तरह ये खेली जाती है। देवचंद और रविदत्त और इसकी पत्नी प्रतिमा, प्रिंसिपल की पत्नी, देवचंद की पत्नी प्रतिमा, और इसके मित्र रविदत्त की पत्नी है, उसको भाभी कहा गया है, और एक लीली की माँ है, और एक स्कूल की नौकरानी है। ये सारे पात्र हैं। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं। लीली की माँ, लीली जो एक स्टूडेंट है, उसकी माँ प्रिंसिपल को अपने 60,000 के गहने दे देती है। क्यों दे देती है? ये जान के दे देती है कि मेरा पति शराबी है, वो इनको शराब में नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, पी जाएगा इनको। आप इन गहनों को संभाल के रख लो। प्रिंसिपल अपने पास रख लेता है। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध गहना है रानी हार, बहुत कीमती है। तो रानी हार को इसका दोस्त मांग लेता है। कौन? वैद्य जी। वैद्य जी का नाम है रविदत्त। रविदत्त ये बोल के मांग लेता है कि मेरी शादी है, मैं मेरी पत्नी को ये गिफ्ट दूंगा, और जब मेरी शादी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको वापस ये रानी हार दे दूंगा। 4 महीने हो गए रानी हार लिए हुए, शादी भी हो गई, 4 महीने हो गए, कंप्लीट हो गए। दोनों दोस्त एक साथ रहते हैं। सब सोचते हैं कि दोनों तो ये भाई हैं, इतने क्लोज फ्रेंड है, 10 साल की दोस्ती है। आया है इसमें कि 10 साल की दोस्ती है। लेकिन क्या होता है देखो, मन डगमगा जाता है। नए मूल्य पुराने मूल्य, यही तो है नया पुराना। मन डगमगा जाता है। मन क्या डगमगा जाता है? दोस्त को भी बोलता है, प्रिंसिपल को भी बोलता है। कौन बोलता है? वैद्य जी। कैसे करो भाई, ये सारे गहने दबा जाओ, हड़प जाओ, खा जाओ, नहीं खाओगे तो मूर्ख हो, उसको मत दो, मना कर दो, क्या कर लेगी? तो प्रिंसिपल बोलता है नहीं भैया, मानता मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तुम रानी हार दोगे कि नहीं दोगे? तो हंस जाता है। प्रिंसिपल समझ लेता है कि ये नहीं देगा, इसकी नीयत नहीं है देने की, नहीं देगा, इसकी नीयत नहीं है देने की। तो फिर क्या होता है? प्लान बनाते हैं प्रतिमा और उसके पति प्रिंसिपल देवचंद। प्लान ये है कि कैसे तैसे रानी हार को निकलाना है। मेले में जाने की, दर्शन करने मंदिर में जाने की तैयारी हो रही है। तो देवचंद बोलता है कि तू बोल देना भाभी को कि अपने गहने उतार के जाए, नहीं तो कोई छीन झपट लेगा वहाँ पे। ये प्लान है। अब यहाँ से देखो, प्रतिमा, बस मैं जरा बालों में कंघी तो कर लूँ, बिखर गए हैं। कुर्सी पर बैठकर बालों में कंघी करती है, और तनिक ये चीज़ें करने से तो रखा हूँ। वैद्य जी मालूम होता है इधर उधर कर गए हैं इन चीज़ों को। हंसती है। उनकी आदत कभी ना सुधरेगी। शीशा, कंघी, क्रीम आदि करीने से अंगीठी पर रखती है। नहीं, मास्टर जी यूं ही शोर मचा देंगे। उन्हें तो जरा सी अव्यवस्था भी बुरी लगती है। प्रिंसिपल को कुर्सियों पर बिखरे हुए कपड़े व्यवस्था के साथ खूंटियों पर टांग कर बोलती है, तो पाँव में क्या पहन कर चलूँ? कपड़ों वाली अलमारी के नीचे खाने से 1-2 जूतों के जोड़े निकालती है। गुरगाबी पहन जाओ, जूतियाँ होती हैं, तो गुरगाबी कहा गया है। उसे उठाकर देखती है, फिर उसे अलमारी में रख देती है। ना बाबा, वहाँ तो नंगे पाँव चलना पड़ेगा। कोई और फिर जैसे ही उसने पहली बार अचानक देखा, अरे तुमने तो सब गहने पहन लिए। ना बहन, कम से कम ये रानी हार तो रख जाओ, इतनी भीड़ होती है वहाँ, कोई बदमाश छीन लेगा, झपट लेगा। भाभी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? अब इतने ट्रंक कौन उठाए, इतने सूटकेस कौन उठाए, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अब इतने सूटकेस कौन उठाएगा, मैंने तो पहन लिया। प्लान तो यही था ना कि कैसे तैसे उसका रानी हार वापस रखवा देना अलमीरा में, अलमारी में। भाभी, हाँ। प्रतिमा, ट्रंक में रखने की क्या ज़रूरत है, इस अलमारी में रख जाओ, ताला लगाकर चाबी साथ ले जाओ, घंटे आधे घंटे में तो हम वापस आ जाएंगे। मैं तो तुम्हारे हित की बात कह रही हूँ। कोई खींच कर ले गया तो हाथ मलती रह जाओगी, कोई खींच कर ले गया तो हाथ मलती रह जाओगी।
देवचंद बाहर से, जल्दी करो फिर वहाँ भीड़ हो जाएगी कि जाना भी कठिन हो जाएगा। भाभी हार उतार कर प्रतिमा को देते हुए, लो करो बंद इसे अलमारी में। दे देती है कि लो अलमारी में बंद कर दो। प्लान यही था प्रिंसिपल का और उसकी पत्नी का, प्रतिमा का, कि रानी हार को कैसे अलमारी में रखवा देना है। भाभी लो करो बंद इस अलमारी में, प्रतिमा बोलती है, हार लेकर अलमारी में बंद करते हुए बोलती है, और मेरी मानो तो कर्णफूल भी इसी में रख जाओ। कर्णफूल यानी जो कान में पहने जाते हैं, कर्णफूल यानी कान में जो पहने जाते हैं। भीड़ में इनके साथ कान भी खिंच जाते हैं, लोग कानों से खींच के लेके भाग जाते हैं। तो ऐसा करो ये कर्णफूल भी यहीं रख दो। भाभी ऐसा भी क्या अंधेर है, कर्णफूल तो मैं नहीं उतार सकती, मुझे बुच्चा बुच्चा रहना पसंद नहीं है। बुच्चा यानी, बुच्चा किसको बोलते हैं? जिसके कान नहीं होते हैं उसको बोलते हैं बूचा, या जिसके बहुत छोटे कान होते हैं उसको बोलते हैं बूचा यानी बिना कान के, बुच्चा यानी बिना कान के। तो इसको लगता है कि अगर मैं कानों में कुछ नहीं पहनूंगी तो मुझे बूचा बूचा लगेगा। गांव में इसको बूचा भी बोलते हैं, बूचा। तो बूचा बूचा यानी जिसके कान छोटे हो नहीं हो, तो लगती है, ये बोलती है कि जब मैं कानों में कुछ नहीं पहनती तो मुझे बूचा बूचा अच्छा नहीं लगता, तो ये तो मैं नहीं उतारूंगी। हाँ तो आगे देखते हैं। जल्दी करो फिर वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि जाना कठिन हो जाएगा। कौन जल्दी कर रहा है? ये प्रिंसिपल देवचंद बाहर से आवाज़ लगाता है, इसका काम तो हो गया। भाभी हार उतार कर प्रतिमा को देते हुए, लो करो बंद इस अलमारी में, ये हो गया। इसके सबसे नीचे देखो यहाँ से प्रतिमा, इसे ताला कौन सा लगाएं? जरा इधर उधर देख कर वह ताला जरा देना भाभी। भाभी ताला देती है, प्रतिमा लगा देती है और चाबी जेब में रखती है, दोनों जाती हैं। देवचंद धीरे धीरे प्रवेश करता है। प्रतिमा वापस आ जाती है। देवचंद धीरे धीरे प्रवेश करता है, प्रतिमा वापस आ जाती है। देखो इनका प्लान है ना, ये वापस आ रही है। प्रतिमा धीरे स्वर में, रानी हार इस अलमारी में बंद है, यह लो चाबी। देवचंद चाबी की जरूरत नहीं है, तुम भाग जाओ, यानी चाबी ले जाओ, चाबी की जरूरत ही नहीं है, तुम भागो। प्रतिमा चली जाती है। देवचंद कुछ क्षण एक खिड़की में जाकर बाहर की ओर देखता है, फिर वापस आता है। खिड़की में देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, दरवाज़ा लगा देता है और इधर उधर कुछ ढूंढता है। ढूंढ नहीं रहा, असल में ये सामान बिखेर रहा है। हाँ, ये वो हथौड़ा ढूंढ रहा है। आज मुझे अपने ही घर में चोर बनना पड़ेगा, अपने आप से बोलता है वो। अंदर कोठरी में जाकर हथौड़ी लाता है। हथौड़ी के हाथ में उछालता हुआ तुलसीदास ने कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए चारी। देखो धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी आदमी का धर्म होता है कि वो गलत काम नहीं करे, नैतिकता पर है। धर्म यानी नैतिकता, तो धर्म से आश्रय यहाँ पे नैतिकता। तो आदमी की नैतिकता, उसका धैर्य, और धीरज धर्म मित्र यानी उसके दोस्त, और नारी यानी उसकी पत्नी। आपातकाल परखिए चारी, आपत यानी विपदा, आपदा, संकट, मुसीबत। तो जब इंसान को मुसीबत होती है, आती है, तो उसका धैर्य, धीरज, धैर्य, धर्म यानी उसकी नैतिकता, उसका धर्म, उसका मूल्य, उसके वैल्यूज़। मूल्यों की तो बात हो रही है, नया पुराना, नए मूल्य कैसे हैं, पुराने मूल्य कैसे हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, मित्र और पत्नी का पता लगता है जब इंसान के सामने विपत्ति आती है। आपातकाल यानी विपत्ति के समय परखना चाहिए इन चारों को। हथौड़े से ताले को तोड़कर माल बाहर निकालता है, उसे हाथों में उछालता है। किसको उछालता है? रानी हार को। किंतु दूसरा चरण बदल देना चाहिए आजकल तो फिर अब ये देखो, सामान निकाल लिया, अब बोलता है कि ये जो तुलसीदास का दोहा है इसका दूसरा चरण बदल देना चाहिए। आजकल तो यो कहना चाहिए, कैसे? गरज पड़े तो परखिए चारी। आपकी कुछ गरज पड़े, गरज हो, आपका कोई काम हो, आपका कोई लालच हो, तो इन चारों को परखना चाहिए। अब इसकी गरज है, इसका लालच है। हंसता है और हथौड़ी को फिर कमरे में फेंक देता है। बाहर दस्तक की आवाज़ आती है, बढ़कर कुंडी खोलता है। आइए आइए, माई के साथ लिली की माँ का प्रवेश करती है। इसी ने तो बुलाया था लिली की माँ को।
गहने जो वापस देने थे। जेब से चाबी निकालकर माई को देते हुए, माई जाकर स्कूल खुलवाओ, अध्यापिकाओं से कहना कि मैं आज दोपहर तक ना आ सकूंगा। माई चली जाती है नौकरानी। लिली की माँ से कहता बैठिए। लिली का माँ बैठते हुए, मैं तो डर गई थी कि क्या बात आपने इतनी जल्दी बुला भेजा। पीछे से बुलाता है इसको, इसी को तो देना है सारा सामान। और इसकी प्रिंसिपल साहब की पत्नी का आरोप भी है कि तुम्हारे मन में तो कोई भावना है उसके लिए। देवचंद अंदर कोठरी में जाता है। कुछ क्षण बाद एक डिब्बा लेकर उठाकर लाता है और उसे लिली की माँ के सामने रख देता है और उस पर माल टिका देता है। सारा का सारा माल उस पर टिका देता है। लिली की माँ हैरानी से, यह क्या? देवचंद, आपकी अमानत। लिली की माँ और भी हैरान, लेकिन मेरी अमानत? लेकिन मैंने तो आपके पास संभाल के रखने के लिए दी थी। लेकिन देवचंद, आप इसे ले जाइए। लिली की माँ, लेकिन आपने वादा किया था कि आप लिली की शादी तक उन्हें अपने पास रखेंगे। मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी लिली तो तब दोगे, शादी तक उसको अपने पास ही रखोगे, आपने तो वादा किया था ना। हाँ देवचंद, पर अब यह मुश्किल है। लिली की माँ चुप रहती है, सोचती है। मैं प्रतिमा के तानों से तंग आ गया हूँ। दोस्त की बात नहीं बताता कि दोस्त खा गया, खाने की सोच रहा है रानी हार को। मैं मेरी पत्नी के तानों से तंग आ गया हूँ। लिली की माँ बोलती है, प्रतिमा तो पहले भी ताने देती थी। देवचंद, मुझे इनके चोरी हो जाने का भी डर है। आप जिस तरह मुझे ये अमानत सौंप गई थी उसी तरह ले जाइए। लिली की माँ, चोरी तो मेरे यहाँ भी हो सकती है। कोई बाहर से ना आए तो घर वाला ही डाका डाल सकता है। खुद के पति की तरफ संकेत है कि चोरी तो मेरे यहाँ भी हो सकती है। कोई बाहर से आए ना आए, मैं कोई घर वाला ही डाका डाल सकता है। देवचंद, तुम नहीं समझी लिली की माँ, मुझे बाहर के चोर का भय नहीं, अंदर के चोर का डर है। देवचंद कह रहा है, तुम नहीं समझी लिली की माँ, मुझे बाहर के चोरों का डर नहीं है, मुझे मेरे अंदर के चोरों का डर है, यानी मेरे दोस्तों का या मेरे मन का। लिली की माँ, यदि आपकी चोरी हो जाएगी तो मैं समझूंगी मेरे चोरी हो गई, इतना विश्वास देखो। देवचंद, तुम बिल्कुल नहीं समझी लिली की माँ, मुझे मन के चोर का डर है, मुझे स्वयं अपने आप से भय है। आज तक मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था, पर आज रवि की बातों ने उस विश्वास को डिगा दिया है। तुम्हारे आभूषण दबाए भी जा सकते हैं, यह मैंने कभी नहीं सोचा था, किंतु अब इस क्षण के बाद मैं कह नहीं सकता। मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे मन पे भरोसा नहीं है। डिब्बा और रानी हार उठाकर उसकी झोली में रख देता है। सहसा कुर्सी पर अचल बैठने वाला व्यक्ति उछल कर उठता है। अचल रहने वाला व्यक्ति, जो शुरू में हमने देखा था कि एक व्यक्ति है जो अचल है, चुपचाप है, वहां बैठा है, बोलता है, बकवास बंद करो। क्या इसी की प्रशंसा से पुल तुम बांध रहे थे? मैं अब तक बड़ी कठिनाई से अपने आप को रोके बैठा रहा, अब यह सब बकवास बंद करो। असीम उपेक्षा से बोलता है, सस्ती भावुकता, पुरानी सलीगढ़ी थीम, दकियानुसी ट्रीटमेंट, इसमें सार्थकता कहाँ है? आज का युग देखो, नया पुराना, यही तो बात हो रही थी, यही तो एकांकी का नाम था, नया पुराना। आज का युग यथार्थ का युग है, वास्तविकता का युग है, सच्चाई का युग है, और इसी के दृष्टिकोण से जीवन को देखा जाता है। क्यों रहा गजेंद्र, क्या इसी की प्रशंसा तुम करते थे? देवचंद गजेंद्र से, पर यह तो सोलो आने वास्तविक है, एक बिल्कुल सच्ची घटना ने इसे नाटक का कथानक लिया गया है। अचल बैठे रहने वाले व्यक्ति, तुमसे सार्थकता कहते हो? कौन आज के ज़माने में कौन 60,000 की चीज़ वापस कर देगा? नया पुराना आज के ज़माने में कोई नहीं करेगा, पहले तो कर देते थे लोग। गजेंद्र, पर मनीराम ही वह आदमी है। अब बैठा रहने वाला व्यक्ति चीख कर, मनीराम मूर्ख है, वह आज का यथार्थवादी ऐसे मूर्खों का चरित्र चित्रण नहीं करता। वह अपवादों को छोड़कर आम आदमियों की बात करता है, वह आदर्श के पीछे नहीं भागता, यथार्थ के पीछे दौड़ता है। वह सौंदर्य नहीं विभत्स को चित्रित करता है, वह यथार्थवादी है, घोर यथार्थवादी। यह नाटक नहीं चलेगा, और कोई और चुनो, देखो इस बार मसौदा मुझे दिखा लेना। खट खट पाँव रखता हुआ चला जाता है गजेंद्र, चकित और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर। यथार्थ पर मैं कहता हूँ कि एकदम यथार्थ। 16 ने सच लिली की माँ की ओर देखता हुआ, तुम तो जानती हो मनीराम की बात, और सहसा पर्दा गिर पड़ता है। यानी ये नाटक खत्म होता है यहाँ पे।
नया मूल्य क्या है? बोलता है ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा पैसे वापस कर दे, ये तो मुझे लग रहा है कि नाटक चलेगा ही नहीं, और कोई पैसे इतने वापस कर ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि ये नाटक नहीं चलेगा। तो बोलता है नहीं, नए मूल्य और पुराने मूल्य में यही अंतर है, जो पुराने मूल्य के इंसान हैं उसमें अभी भी सत्यवादिता बची हुई है, जबकि जो भौतिकतावादी हैं वो जो नए मूल्यों के वाहक हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके यहाँ पे नैतिकता बिल्कुल भी नहीं है, मूल्यों की गिरावट आ गई है। और ये मूल्यों की टकराहट ही इस एकांकी का मूल उद्देश्य है। एकांकी में नए मूल्य और पुराने मूल्यों की टकराहट दिखाई गई है, जिसमें जीत किसकी होती है? पुराने मूल्यों की। तो इस एकांकी को हम ख़त्म करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।